नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है करंट अफेयर्स के लिए, वो आ चुकी हैं दृष्टि की। ठीक है, घटनाचक्र ये हम कवर करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी जल्दी हो सकेगा आप सबके लिए। हो सकेगा तो रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को। पहला टॉपिक जो है वो क्या है, वो राष्ट्रीय परिदृश्य, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भी देश में हुई हैं उनके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक दिया गया है वो क्या दिया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 और 21। इसमें क्या दिया है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो भारत का फूड सेफ्टी और सिक्योर स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, FSSAI, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है इसने। ठीक है, इस सूचकांक में पहली बार क्या हुआ, 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जो कि 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। ये कौन सा सूचकांक है, ये तीसरा सूचकांक। और इस सूचकांक में क्या है, खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें हम राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। इसमें मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी, और उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये मानक इसमें शामिल हैं। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या दिया गया है वो देखते हैं याद करने के लिए। स्मरणीय तथ्य में क्या है, 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया। ये कब जारी किया, 20 सितंबर 2021 को। और 2020-21 के सूचकांक में 36 देशों और 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ये 100 अंकों में मापा जाता है। 100 अंकों में जो सबसे ज़्यादा 3 बड़े राज्य जिनको सबसे ज़्यादा अंक मिला, पहले नंबर पे क्या है, गुजरात, फिर केरल, फिर क्या है, तमिलनाडु। 1 नंबर पे गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ठीक, छोटे राज्यों में सबसे कम किसको मिला, गोवा, मेघालय और मणिपुर। गोवा को कितना मिला, 63 अंक मिले, मेघालय को 53 और मणिपुर को 46। संघ राज्य क्षेत्रों में जो सबसे शीर्ष 3 स्थल पर रहे उनमें जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। जम्मू कश्मीर को कितना मिला, 67 पॉइंट, अंडमान निकोबार को 61 और दिल्ली को कितना मिला, 58 पॉइंट। ठीक है, अब इस सूचकांक में क्या सबसे निम्न स्थान प्राप्त किया जिसने, उसे क्या है, वो कौन कौन से देश हैं जिसने सबसे निम्न स्थान प्राप्त किया। मिजोरम, जिसे कितना मिला, 8वां स्थान मिला है। ठीक है, और बिहार, बड़े राज्यों में ये कितने स्थान पे है, 20 स्थान पे है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 8वें स्थान पर है। इस सूचकांक के सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्राप्तांक कितना है इसका, 59। ये कौन सा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिहाज से आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। किसमें, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो सूचकांक जारी करता है उसमें, मानक प्राधिकरण सूचकांक। ठीक, रेल कौशल विकास योजना, आइए ये देखते हैं रेल कौशल विकास योजना क्या है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अब सही है। ठीक, रेल कौशल विकास योजना, इसके बारे में क्या दिया है। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार, क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ये क्या है, विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। ठीक, इसके बाद यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण। प्रारंभ में
1000 युवाओं या उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो कि क्या होंगे, जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होंगे। ठीक है, और यह प्रशिक्षण कितने खंडों में, यह प्रशिक्षण 4 खंडों, 4 खंड कौन कौन से हैं, ये 4 खंड हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, इन 4 खंडों में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण भी शामिल होगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेड कौन कौन से अन्य ट्रेडों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होगा, यह पूर्णतः निःशुल्क होगा। ठीक, प्रशिक्षण हेतु जो पात्र होंगे उनका चयन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें आयु सीमा क्या होगी, आयु सीमा इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग इसमें उम्मीदवार होंगे। इस योजना के लिए जो नोडल एजेंसी वो कौन सी होगी, वो ये शायद बनारस होना चाहिए, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स होना चाहिए, ये BLW जो कि है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आवंटित ट्रेड में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य देश भर में कितने 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। अब भारत में अपराध, ये एक रिपोर्ट आई है भारत में अपराध 2020, इसके बारे में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किया जाता है भारत में अपराध। ठीक, भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का प्रथम संस्करण है ये, प्रथम संस्करण ये कब जारी किया गया था, 1953 में प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया था और इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट ये है। आइए देखते हैं कि है क्या ये। 14 सितंबर ये कब जारी किया गया था, 14 सितंबर 2021 को NCRB ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी किया है। इस श्रृंखला में ये कौन सा 68वां संस्करण है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 21 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करता है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक का पूरा ये खाका लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारत में 2020 में कुल कितने हो जाएंगे, 66,01,285 संज्ञेय अपराध। ठीक, और पंजीकृत कितने किए गए, जिनमें से 42,54,356 भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत और 23,46,929 विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया। ठीक है, इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 2019 की तुलना में 28% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2020 में कुल कितने अपराध हुए, 2020 में कुल 50,035 मामले ये साइबर अपराधों से जुड़े हैं। ठीक है, 2020 में साइबर अपराधों से जुड़े कितने मामले थे, 50,035, जो कि दर्शाता है कि 2019 की तुलना में 44,735 मामलों में 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए। 2019 की तुलना में 11.8% अधिक मामले क्या थे, साइबर अपराध से संबंधित मामले थे। ठीक, इसी में एक रिपोर्ट और आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ठीक है, ये क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या दिया गया है, पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, किसके आधार पर की जाती है, ये पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता, ये सारे आप पॉइंट्स याद रखिएगा। इसमें पूछ सकता है कि कोई भी रिपोर्ट किस किस आधार पर जारी की जा सकती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में जारी किया गया था और 28 जनवरी 2021 को इसका द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। कब जारी किया गया, ये 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या दिया गया है, 2020 के अंतर्गत
18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों, जो कि क्या है 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। बड़े और मध्यम आकार के राज्य क्या होते हैं? जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। इनमें प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है, जिसका स्कोर 5.77 प्राप्त हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, ठीक, बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान था, जिसका स्कोर क्या है? 3.15। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत क्या है? 7 छोटे राज्यों 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले, जो राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ से कम होती है उन्हें छोटे राज्य कहते हैं। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? त्रिपुरा को। तो ये ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। प्रथम स्थान यहाँ त्रिपुरा को मिला है। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान था, ठीक है। और बड़े आकार वाले राज्यों में महाराष्ट्र, ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों में हमने देख लिया किसको? त्रिपुरा को स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में क्या दिया गया है? सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। इस मिशन के 2 उप मिशन हैं। 2 उप मिशन कौन कौन से? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये किसके उप मिशन हैं? स्वच्छ भारत मिशन के। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन और एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित। ये ध्यान रखिएगा किसके किसके द्वारा ये प्रशासित किया जाता है। जो ग्रामीण है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और जो शहरी है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 19 तक इसमें क्या दिया है? 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों और ग्राम पंचायतों और जिलों में क्या करना है? सबको स्वच्छता से मुक्त करना है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त, ठीक है। क्या दिया है ये? खुले में शौच मुक्त, जिसी को क्या कहते हैं हम? ODF। 1 मिनट, ये है राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों को क्या करना है? हमें खुले में शौच मुक्त करना है, ठीक, खुले में शौच मुक्त ODF फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका सेकेंड फेज अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है हमारा भारत। इसके बाद क्या दिया है? जो स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्मरणीय तथ्य में 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया। ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस सर्वेक्षण को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित। इसमें पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 और 19 में संचालित किया गया था। इससे पूर्व क्या हो गया? स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 और 19 में संचालित किया गया था। इसके बाद क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 SSG 2021 के अंतर्गत देश भर में 698 जिलों में 14,775 गांवों को आच्छादित किया जाएगा। SSG 2021 ODF स्थायित्व और गांवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG 2021 में क्या है? कई नए तत्व एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। ये एलिमेंट्स हैं ठोस तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन करना, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता और मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होते हैं इनके लिए प्रबंधन और निपटाना। और क्या दिया है? स्वच्छता आइकॉनिक स्थल। स्वच्छता आइकॉनिक स्थल होते क्या हैं ये देखते हैं। 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, ठीक है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल SIP पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। वो 12 आइकॉनिक स्थल कौन कौन से हैं? ये 12 आइकॉनिक स्थल हैं, ठीक। पहला कौन सी है? अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित। कुल्लभगढ़ किला मध्य प्रदेश में स्थित। जैसलमेर राजस्थान में। रामदेवरा ये भी जैसलमेर राजस्थान में।
गोलकुंडा का किला, ये कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। रॉक गार्डन चंडीगढ़। डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, बाके बिहारी मंदिर मथुरा। आगरा का किला, कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। यह 12 स्थल है जो कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के अंतर्गत लाए गए हैं। ठीक, इसके बाद स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के पहल का उद्देश्य क्या था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, प्रतिष्ठित आइकॉनिक जो धरोहर हैं उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है। इनका उद्देश्य क्या है, जो कि हमारे धरोहर है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, इनको स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना इनका उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, सुजलाम अभियान। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, सुजलाम अभियान। ये 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया था। ओडीएफ स्थायित्व, ठीक है, ओडीएफ जो सस्टेनेबिलिटी है, और गंदला जल प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। कितने दिवसीय अभियान है ये, 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत क्या होगा, इस अभियान के तहत प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये, 10 लाख सोख्ता गड्ढे। ठीक है, 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। नए परिवारों तथा शौचालयों की पहुंच उनके तक, नए परिवारों तथा शौचालयों की पहुंच। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति ओडीएफ प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। ठीक, इसके बाद क्या है, इंदौर, ये जो भारत का पहला जल अधिक्य शहर, कौन सा है ये, इंदौर भारत का पहला जल अधिक्य शहर बना है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल अधिक्य वाटर प्लस शहर घोषित किया है। ये जो ये मंत्रालय वगैरह आप ध्यान में रखिएगा, यही सब पूछे जाते हैं मेन। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा कौन सी स्कीम लागू की गई, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी स्कीम आती है, यही सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल अधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है, इंदौर। इसके बाद क्या दिया गया है, NIRF। ठीक है, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की गई थी। NIRF ये किसके द्वारा जारी की गई थी, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत ये कब हुई थी, 29 सितंबर 2015 को की गई थी इसकी शुरुआत। NIRF ये क्या है, ये देश भर में क्या करता है, उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। इसकी एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है और इंडियन रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। ठीक है, जो याद रखने वाला है इसमें क्या है, स्मरणीय तथ्य इसमें क्या क्या दिए गए हैं। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में क्या किया है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 6वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ क्या है, विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, साथ ही 7 विभिन्न विषय कौन कौन से हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि, लॉ, चिकित्सा, मेडिकल, वास्तुकला, आर्किटेक्चर और दंत चिकित्सा, डेंटल में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। 2021 में इंडिया रैंकिंग्स की पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके पहले अनुसंधान संस्थानों को रैंकिंग प्रदान नहीं की जाती थी। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन, इनका मूल्यांकन के मानदंड क्या हैं, तो देखते हैं ये इधर इनके पैरामीटर्स। ठीक है, मानदंड कौन कौन से होंगे, शिक्षण, अधिगम और संसाधन। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इनके आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा क्या है, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, मतलब रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस।
तीसरा क्या है, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा, पहुंच और समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। पांचवा क्या है, बोध, परसेप्शन। पर इन सब के आधार पर इनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थान शामिल हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल सूची में 10 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। एक नंबर पे क्या है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। एक नंबर पे आईआईटी मद्रास, किस शहर में स्थित है ये, चेन्नई। इसका स्कोर क्या है, 86.76। दूसरे नंबर पे क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 82.67 मार्क्स के साथ ये दूसरे नंबर पर स्थित है। तीसरे नंबर पर क्या है, आईआईटी बॉम्बे, ये मुंबई में स्थित है। इसका स्कोर क्या है, 82.52। चौथे स्थान पर आईआईटी दिल्ली, इसका स्कोर क्या है, 81.75। पांचवें स्थान पर आईआईटी कानपुर, इसका स्कोर क्या है, 76.50। छठवें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, इसका स्कोर क्या है, 75.62, ठीक है। और सातवें स्थान पर आईआईटी रुड़की, इसका स्कोर क्या है, 71.40। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी, जिसका स्कोर है 69.26, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जिसका स्कोर है 66.61, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है, जिसका स्कोर है 63.10। आपको बस ये क्रम याद रखना है कि कौन से क्रम पे कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है। एक नंबर पे है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे नंबर पर आईआईटी दिल्ली, पांचवें नंबर पर आईआईटी कानपुर, छठे पे आईआईटी खड़गपुर, सातवें पे आईआईटी रुड़की, आठवें पे आईआईटी गुवाहाटी, 9 नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 10 नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, NIRF की इस रैंकिंग में और शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं। कौन कौन से, एक आईआईटी कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यूपी के कितने हैं, 2 शीर्ष में हैं, ठीक है। इसके अलावा समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्थान में एक तो 5 नंबर पे हमने देखा कि आईआईटी कानपुर है, ठीक है, और 10 नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद 18 नंबर पर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 28 नंबर पर IIT BHU है, 43 नंबर पर MIT विश्वविद्यालय जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज हैं, किंग जॉर्ज कॉलेज, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, ये 60 नंबर पर स्थित है। 84 नंबर पर शिव नाडर यूनिवर्सिटी, ये भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 88 नंबर पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। इसमें क्या है, तिलहन और खाद्य तेल, ये क्या है, 2 अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं हैं जो विश्व में, ठीक है, तिलहन में सबसे बड़े उत्पादकों में से भारत हमारा एक है। भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, मूंगफली, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल और अरंडी, ये क्या है, ये परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं। 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना देश में की गई थी 1986 में, ठीक है। खाद्य और तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस मिशन को क्या हुआ, 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें, राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन में इसको परिवर्तित कर दिया गया। स्मरणीय तथ्य क्या दिए गए हैं, 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की शुरुआत की, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की शुरुआत की गई। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इस केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है,
इस मिशन के उद्देश्य को अगर हम देखें तो 2025-26 तक पाम ऑयल जो है इसको 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त आच्छादित करना है और इसी को बढ़ाकर कितना करना है, 10 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, इसका क्या करना है, 2025-26 तक इसका उत्पादन कितना करना है, 11.20 लाख टन और 2029-30 तक इसको कितना ले जाना है, 28 लाख टन तक पहुंचाना है। इसमें क्या है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 में कितना 275 लाख टन से बढ़कर कितना हो चुका है, ये 365.65 लाख टन इस वक्त। और इस योजना के लिए कितना 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में अगर हम देखें तो कुल परिव्यय में कितना 844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी और जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक, अब जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क के बारे में क्या दिया गया है, यह बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 डेट याद रखिएगा। इसमें याद रखने लायक क्या है, 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का क्या किया है, उद्घाटन किया है इन्होंने। इसमें क्या है, 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी और इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। कहाँ की गई है, अमृत आनंद पार्क में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। यह पार्क कितना है, यह पार्क 4,490 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ से किया गया, ये बलिया से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ, बलिया उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, पारंपरिक ईंधन जो कि लकड़ी, कोयला, उपलें इत्यादि का उपयोग करने वाले ग्रामीण और वंचित वर्गों के परिवारों को क्या है, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। स्वच्छ ईंधन जैसे कि LPG उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। उज्ज्वला योजना के तहत क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य था। और 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से महिला अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया, ये श्रेणियाँ हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्य योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातियाँ, ठीक है, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र और नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग, ये सब इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन श्रेणियों के लोग। इसके साथ ही LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 5 करोड़ था उसको 8 करोड़ कर दिया गया है। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां LPG कनेक्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया। ठीक है, 8 करोड़ 7 सितंबर 2019 तक 8 करोड़ कहाँ पर हुआ, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, 2.0 भी बोल सकते हैं इसको, 2.0 की शुरुआत की है। ये कहाँ किया गया, उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ ये कहाँ गया, ये महोबा ज़िले से आभासी माध्यम से किया गया। ठीक है, वर्चुअली ये किया गया है महोबा ज़िले से। 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितना 1 करोड़ LPG कनेक्शन वितरण की घोषणा
की गई है। इसके अलावा क्या है, ये अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। मतलब वो जो 7 श्रेणियां थी उनके अलावा जो छूट गए हैं वो इसमें अब शामिल होंगे। और 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा, ठीक है, हॉट प्लेट, ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी ब्रेक है, हम 8 के बाद अब पहुँचते हैं 9 पर। पेज जिन्होंने लगाया PDF उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। हाँ ठीक। अब विश्व जैव ईंधन दिवस, इससे लिंक किया गया है। ये क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, बायोफ्यूल डे। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना, साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना। शून्य अभियान क्या है, 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने, ठीक है, RMI और RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की है। यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना। इसके अलावा क्या है, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इसकी मंजूरी दी गई है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। ठीक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कश्मीर राज्य में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो अब जो लद्दाख में एक लेह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। स्मरणीय तथ्य क्या है, 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। 5 अगस्त 2021 को 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक में अधिनियम रूप ले लिया। ठीक। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। और क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस विद्यालय का नाम क्या होगा, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर होगा, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बजटीय प्रावधान के माध्यम से भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। इस विश्वविद्यालय का अधिकार जो होगा वो अधिकार क्षेत्र जो होगा वो लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना योजना के बारे में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम, ठीक है, मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी, मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी। इस निगम की अधिकृत पूंजी, ठीक है, अधिकृत पूंजी क्या होगी, इस निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए और आवर्ती व्यय, ठीक है, आवर्ती व्यय कितना होगा इसका, 2.42 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगा। यह निगम कहाँ, यह लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगा और साथ ही स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, इसके लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। अगला टॉपिक क्या है,
ये क्या है, उमलिंग उमलिंग ला ददा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पर है ये, उमलिंग ला ददा। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर था, ये बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था। उल्लेखनीय है कि बोलीविया में ज्वालामुखी कौन सी है, उतुरुक से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है।